Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Kids and today I am going to give you writing task 2 format for 7 plus band. So first of all, we should aware about types of question that will come in task 2. So first type is problem based question. So इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कोई स्टेटमेंट दी होती है और उसमें आपको क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम बतानी होती है और जो भी सॉल्यूशन होता है वो आपको मेंशन करना होता है. ठीक है. सेकेंड टाइप इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इसमें आपको जो स्टेटमेंट होती है ना उसके एडवांटेजेस भी बतानी होती हैं और साथ में डिसएडवांटेजेस. और इसी में आपका एक क्वेश्चन और मिल सकता है कि डू द एडवांटेजेस आउट विद द डिसएडवांटेजेस. इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर पूछता है कि जो टॉपिक गिवन है उसकी मेरिट्स क्या डीमेरिट्स से ज़्यादा हैं या नहीं. जो भी आप अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हैं तो आप एडवांटेजेस की तरफ वो आंसर करोगे और अगर आपको लगता है कि आप डीमेरिट्स ज़्यादा हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे. द थर्ड टाइप इज़ एग्री और डिसएग्री. इसमें क्या होता है कि आपको एक की तरफ ही जाना होता है. अगर आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो आप एग्री के पॉइंट लिखोगे, अगर डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री के पॉइंट्स लिखोगे. और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. इसमें क्या होता है कि आपको 70-30 की रेशो में आंसर करना होता है. अगर आप एग्री के पॉइंट आपके पास ज़्यादा हैं तो 70% आप एग्री करोगे और डिसएग्री के भी पॉइंट लिखोगे. ठीक है. एंड द फोर्थ टाइप इज़ डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. इसमें क्या होता है, जो स्टेटमेंट जैसे दो चीज़ें दी होती है कि कुछ पीपल तो ये सोचते हैं और अदर पीपल ये सोचते हैं. तो आप दोनों के व्यू बताओगे और साथ में अपना ओपिनियन दोगे कि आप क्या सोचते हो. ठीक है. तो टास्क 2 में क्या होता है कि आपको 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं. जो होते हैं फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ BP1, थर्ड इज़ BP2 एंड फोर्थ इज़ कंक्लूजन. वैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 5 और 6 भी लिखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना लिखना चाहते हैं. बट आई विल सजेस्ट यू टू राइट 4 पैराग्राफ ओनली बिकॉज इट विल हेल्प यू दैट यू विल नॉट get stuck in some people get confused in writing. So please write 4 paragraph only. तो आज आपको इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट दूंगी क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका बहुत असेंशियल पार्ट है टास्क 2 में. क्योंकि इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर ये समझ पाता है कि आप लिखने क्या वाले हो अगले पैराग्राफ्स में. ठीक है. तो आपकी इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अपने लिखनी है. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में आप 3 चीज़ें लिखते हो. फर्स्ट वन इज़ पैराफ्रेजिंग, कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना तो आप उसको पैराफ्रेज करके लिखोगे. उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए लेकिन उसको पैराफ्रेज करके किसी अलग वे में लिखना है. ठीक है. सेकंड चीज़ जो आती है इंट्रोडक्शन में, थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट आप ये बताते हो कि आप जैसे एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन है तो आप एग्रीमेंट के पॉइंट लिख रहे हो और क्या डिसएग्री के. ठीक है. देन थर्ड इज़ आउटलाइन स्टेटमेंट. आउटलाइन सेंटेंस में होता है कि आप रीज़न दे रहे होते हो कि अगर आप एग्री कर रहे हो तो उसके क्या क्या रीज़न, आप क्यों एग्री कर रहे हो. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पैराफ्रेजिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो हम पैराफ्रेजिंग 4 मेथड से करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट मेथड है यूज़ ऑफ सिनोनियम्स. तो आप क्या करते हो कि जैसे कुछ वर्ड दिए होते हैं उनके सिनोनियम्स गिवन होते हैं. ठीक है. तो आप उनको लिखते हो. तो कैसे, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है माई कार नीड्स पेट्रोल. तो कार की जगह हम व्हीकल यूज़ कर सकते हैं और नीड्स की जगह रिक्वायर, और पेट्रोल को हम क्या लिख सकते हैं, फ्यूल. तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माई व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल. राइट. सो सेकंड जो पैराफ्रेजिंग की मेथड है वो है चेंज द वर्ड ऑर्डर. वर्ड ऑर्डर मीन्स जैसे कोई क्वेश्चन गिवन है उसमें 2 चीज़ें बताई हुई हैं. ठीक है. तो जो आप उसको सेकंड जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको आप पहले लिख देते हो और जो फर्स्ट गिवन है उसको बाद में. ठीक है. तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एज लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश एंड स्पेनिश बिकम मोर वाइडली यूज्ड देयर इज़ अ फियर दैट मैनी माइनॉरिटी लैंग्वेज में डाई आउट. सो आप इसको लिख सकते हो there is a fear that many minority languages may die out as languages such as English and Spanish become more widely used. ठीक है. और एक चीज़ और कर सकते हो आप कि इन दोनों को
ऐड कर सकते हो, दोनों मेथड को एक साथ यूज़ कर सकते हो। वो कैसे कि आप चेंज वर्ड फॉर्म को भी चेंज कर रहे हो, वर्ड ऑर्डर को भी चेंज कर रहे हो, पहले वाले स्टेटमेंट को बाद में लिख रहे हो और बाद वाली को पहले, और साथ में जिन जिन के आप सिनोनिम्स लिख सकते हो तो उनके वो भी लिख रहे हो। ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा अगर आप दोनों को ऐड करते हो, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म है पैराफ्रेजिंग की, वो है चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड। तो आप क्या करते हो कि वर्ड की फॉर्म को ही चेंज कर देते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रूट गिव बेनिफिट टू हेल्थ, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसके वर्ड फॉर्म को चेंज कर दोगे। वो कैसे कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना कि फ्रूट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, राइट। सो इस तरह से हम वर्ड की जो फॉर्म है उसको चेंज कर देंगे। अनदर एग्जाम्पल इज हियर दैट स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद ऑनलाइन क्लास। सो व्हाट वी कैन राइट दैट ऑनलाइन क्लास गिव सेटिस्फैक्शन टू स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड की फॉर्म को चेंज कर सकते हो पैराफ्रेजिंग के लिए। एंड द फोर्थ मेथड इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। दिस इज लिटिल टिपिकल फॉर स्टूडेंट। इफ़ यू आर लाइक आप श्योर हो कि आप अच्छे से एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हो तो इसके लिए जाना, अदरवाइज ऐसे रिस्क मत लेना, ठीक है। तो आपके ये वाला मेथड है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करना, ठीक है। सो हियर इज एग्जांपल, पीपल से दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यू कैन राइट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज सेड टू बी कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, राइट। सो इस तरह से आपके 4 मेथड है पैराफ्रेजिंग के। आप किसी भी मेथड से आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। वैसे इसमें सबसे इजी यूज़ ऑफ सिनोनियम्स है, क्योंकि आपको बहुत से सिनोनियम्स पहले से ही पता होते हैं जो क्वेश्चन में वर्ड्स गिवन होते हैं उनके, ठीक है। तो आप उसको यूज़ सबसे बेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसका यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है। देन सेकंड थिंग जो इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं पैराफ्रेजिंग के बाद, वो आती है थीसिस स्टेटमेंट। जब आप क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर लेते हो तो आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। सो मैंने यहाँ पे टाइप्स के अकॉर्डिंग थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है जो आपको बेनिफिट करेगी, कि जो टाइप आएगी आप उसके अकॉर्डिंग उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज़ डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इसमें आप क्या थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो आप लिख सकते हो आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बिकॉज, उसके बाद आप रीज़न दोगे कि आप क्यों एग्री करते हो, ठीक है। और वो जो रीज़न देते हो उसी को हम आउटलाइन सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्रीमेंट के लिए ये थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप लिख सकते हो आई टेंड टू थिंक इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज, फिर आप डिसएग्रीमेंट की रीज़न देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई थीसिस स्टेटमेंट एग्री डिसएग्री के लिए। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो इसके लिए अगर आप एग्री करते हो स्टेटमेंट से, ठीक है, तो आप लिख सकते हो आई एंडोर्स द स्टेटमेंट टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज, फिर आप एग्री के पॉइंट लिखोगे, हाउएवर आई ऑल्सो बिलीव, फिर आप डिसएग्री के पॉइंट लिखोगे। मैंने आपको बोला था ना कि आप इसमें 70-30% लाइक रेशो का यूज़ करोगे। लाइक अगर आप एग्री ज़्यादा करते हो तो 70% आप एग्री की तरफ जाओगे और 30% डिसएग्री की। तो आपको जैसे लार्ज एक्सटेंट एग्री के पॉइंट लिखे और हाउएवर आई ऑल्सो बिलीव डिसएग्री के। और अगर आप उल्टा करते हो, लाइक अगर आप डिसएग्री ज़्यादा हो तो आप लिख सकते हो आई डिसएग्री द स्टेटमेंट टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज, देन यू विल गिव द रीज़न फॉर डिसएग्री एंड हाउएवर आई ऑल्सो बिलीव, फिर आप एग्री के पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप थीसिस स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो। फिर आती है थर्ड टाइप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इसमें आप क्या लिख सकते हो, लाइक आपको पता है जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड लिखनी होती है, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को और क्या लिख सकते हो, मेरिट्स, डीमेरिट्स, अपसाइड और डाउन साइड, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे किस थीसिस स्टेटमेंट, सच अ डेवलपमेंट हैज़ बोथ अपसाइड मेरिट, और लिख सकते हो अपसाइड की जगह मेरिट्स या एडवांटेजेस, एज वेल एज डाउन साइड और डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस विच आई इंटेंड टू डिस्कस इन एनशूइंग पैराग्राफ्स। लाइक आप इसमें लिखोगे कि इस जो आपने लाइक टॉपिक है इसके दोनों साइड हैं, अप साइड भी हैं और डाउन साइड भी हैं, ठीक है। और इसके जो जिसको मैं आगे अगले पैराग्राफ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये थीसिस स्टेटमेंट होगी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की।
फिर फोर्थ जो क्वेश्चन अगर आ सकता है, डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट होगी आई बिलीव दैट एडवांटेजेस ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन और जो भी स्टेटमेंट होगी उसकी, ठीक है, आउटवे द डिसएडवांटेजेस बिकॉज, यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे, ठीक है। आउटवे को हम ओवरवे भी लिख सकते हैं, आउट बैलेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्री करते हो कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप लिखोगे आई बिलीव दैट एडवांटेजेस ऑफ दिस स्टेटमेंट आउटवे द डिसएडवांटेजेस बिकॉज, रीज़न दोगे, ठीक है। अगर आप डिसएडवांटेजेस सोचते हो कि ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो और यहाँ पे एडवांटेजेस, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट सेम रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप इज़ प्रॉब्लम कॉज एंड सॉल्यूशन। जब आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको प्रॉब्लम भी बतानी होती है स्टेटमेंट की और साथ में सॉल्यूशन भी, तो आप ये थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। दिस essay suggests that the biggest problem caused by this phenomenon is, यहाँ पे आप प्रॉब्लम लिखोगे एंड सॉल्यूशन लाइक, फिर आप जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वो लिखोगे, इज़ द मोस्ट वाइबल अमंग ऑल, ठीक है। तो ये थीसिस स्टेटमेंट होगी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया कि आप कैसे एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट ह्यूमन्स फेस in the 21st century and sea levels are continuing to rise at alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions? So ये problem based question है, तो इसका introduction आप कैसे लिख सकते हैं? So here is introduction of this question. People are facing climate changes as one of the most concerning issues in this century and ocean level are increasing dramatically. ये हमने क्वेश्चन की पैराफ्रेजिंग की है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज करेंगे, उसके बाद आप लिखोगे थीसिस स्टेटमेंट। This essay suggests that the biggest problem caused by this phenomena is the flooding of homes and solution like building flood protection is the most viable among all measures. रिलेटेड व्यूज़ आर डिस्कस्ड इन एंसुइंग पैराग्राफ्स। सो यहाँ से आपकी थीसिस स्टेटमेंट शुरू होती है। आप थीसिस स्टेटमेंट में ये बताते हो कि इसकी प्रॉब्लम ये हैं और मैं सॉल्यूशन क्या समझता हूँ कि ये इसकी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे बैंड मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ईजिली रहेगा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।